प्रिय छात्रों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुमार देशमुख, प्रबंध शास्त्र संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से आपके लिए लेकर आए हैं डायनामिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल फ्रेमवर्क। व्यावसायिक पर्यावरण और कानूनी ढांचे की गतिशीलता की इस पाठ्य चर्चा के क्रम में आज जिस विषय को हम समझने जा रहे हैं वह है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। इसको हम दो भागों में समझने का प्रयास करेंगे। आज के व्याख्यान में भाग एक हम कवर करेंगे और आगामी व्याख्यान में अगले भाग पर चर्चा करेंगे। भाग एक में जिन बातों पर हम प्रकाश डालेंगे वे मुख्य बिंदु इस प्रकार है। सबसे पहले इसके संक्षिप्त इतिहास को जानेंगे, साझेदारी अधिनियम का क्या इतिहास है। फिर इसके बाद पार्टनरशिप क्या होती है, इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। तदुपरांत इसके एसेंशियल्स क्या है उसको समझेंगे। पार्टनरशिप के प्रकार या साझेदारी के क्या प्रकार हो सकते हैं और साथ ही साथ हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की। तो इन 5 बिंदुओं के साथ हम आज के इस व्याख्यान में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम हिस्ट्री को समझे, मैं एक संक्षिप्त इसकी पृष्ठभूमि आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब हम किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं तो व्यवसाय को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य वैसे तो कई हो सकते हैं, लेकिन जो मूल में उसके उद्देश्य होता है बिजनेस का, उसको हम जानते हैं प्रॉफिट मेकिंग के रूप में या लाभार्जन के लिए। तो कोई भी व्यवसायी जब जोखिम लेता है, जब रिस्क लेता है और व्यवसाय में अपनी पूंजी लगाता है, अपना श्रम लगाता है, अपनी योग्यता लगाता है, तो उससे कुछ रिटर्न की उम्मीद रखता है। अब व्यवसाय के यद्यपि कई प्रकार हैं, लेकिन उन प्रकारों में एक जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसको यहाँ समझना नितांत आवश्यक है कि कितने ओनर है, इस आधार पर कि किसी बिजनेस का स्वामित्व कितने लोगों के पास है, इस आधार पर व्यवसाय के प्रकारों की हम चर्चा करते हैं। तो इस आधार पर हम व्यवसाय को 3 मुख्य भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग है जिसको हम कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप या एकल व्यवसाय। दूसरा, अब सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें तो जब व्यक्ति कम जोखिम लेना चाहे और सीमित लाभ में संतुष्ट हो जाए, तो उसके लिए एकल व्यवसाय या सोल प्रोप्राइटरशिप, जैसे कोई एक परचून की दुकान खोल के बैठा है, या कोई सब्जी बेच रहा है, कोई स्वरोजगार पे लगा हुआ है, कोई एक व्यक्ति जो समूचे बिजनेस का नियोजन, संचालन और नियंत्रण करता है, तो ऐसी स्थिति को हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। इसमें निस्संदेह जोखिम कम है, रिस्क कम है और इसलिए लाभ भी सीमित है। यद्यपि जब हम आगे बढ़ते हैं कि जब किसी व्यक्ति की आकांक्षा हो कि वो अधिक लाभ कमाए और रिस्क भी उसका बहुत अधिक न बढ़े, मॉडरेट लेवल पर रहे, तो वह थोड़ा आगे बढ़ता है और किसी के साथ साझेदारी करता है, पार्टनरशिप करता है और फिर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाता है। तो उस स्थिति को जब एक से अधिक व्यक्ति साथ मिलकर किसी एक उद्देश्य से कार्य करते हैं और उनका उद्देश्य लाभार्जन होता है, तो उस बिजनेस फॉर्म को हम साझेदारी कहते हैं। जब हम बात करते हैं जोखिम और उससे मिलने वाले जो रिवॉर्ड है उसकी, तो जोखिम इसमें थोड़ा अधिक होता है, किंतु रिवॉर्ड भी अधिक होता है और साथ ही साथ इसमें एक से भले दो, आपको कम से कम 2 या इससे अधिक जो साझेदार मिल जाते हैं, जो अलग अलग तरह की एक्सपर्टीज लेकर के बिजनेस में आते हैं और अपनी एक्सपर्टीज से उस पार्टनरशिप को लाभान्वित करते हैं और उसको लाभार्जन की दिशा में आगे बढ़ाते हैं। ये 2 मुख्य फॉर्म है। तीसरा फॉर्म होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो संयुक्त स्कंध प्रमंडल जिसको कहा जाता है, या सामान्य शब्दों में हम कंपनी भी कहते हैं। तो जो कंपनी होती है वहां पर हमारा रिस्क और रिटर्न दोनों ही बढ़ जाते हैं। रिस्क भी अधिक है, रिटर्न भी अधिक है और लायबिलिटी कहीं ना कहीं सीमित भी होती है, असीमित भी होती है, निर्भर करता है कि कंपनी का प्रकार क्या है। तो ठीक इसी प्रकार हमारी साझेदारी में भी वही स्थिति है। जो लायबिलिटी है वो सीमित और असीमित दोनों होती है। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की जो बात ये अधिनियम करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932,
तो इसके अलावा जो अनलिमिटेड पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट को कवर करता है वो है वर्ष 2008 में इसके अधिनियम को लाया गया। तो हम जिस पर बात करने वाले हैं वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करता है मुख्य रूप से, और वो एक्ट वर्ष 1932 में स्वतंत्र रूप से लाया गया। तो इस तरह से हमने देखा कि बिजनेस के तीन जो प्रकार है वो लाभार्जन और रिस्क के आधार पर निर्णय लेते हैं लोग कि किस प्रकार के बिजनेस में, किस प्रकार के व्यवसाय में मुझे जाना चाहिए। तो ये सबकी अपनी अपनी स्वतंत्र चॉइस होती है कि वह किस तरह के बिजनेस को लेना चाहे। अब यदि कोई एकल व्यवसाय से साझेदारी में अगर आना चाहे तो उसके लिए क्या नियमावली है, क्या कानून क्या कहता है, उसके लिए क्या विनियम है, और साथ ही साथ जो अधिनियम है उसके प्रावधान क्या कहते हैं, किस तरह से उसको सेफगार्ड किया जाता है और किस तरह से उसकी राइट्स एंड लायबिलिटीज का निर्धारण होता है। इन सब बातों को आज हम इस व्याख्यान में समझने जा रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके संक्षिप्त इतिहास में। संक्षिप्त इतिहास की अगर बात करें तो यद्यपि जब हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया उस समय भी बताया कि ये जो पार्टनरशिप का एक्ट है, पहले ये चैप्टर 11 हुआ करता था। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 का एक चैप्टर था और इसके तहत ही सारी पार्टनरशिप या साझेदारियां रेगुलेट होती थी। कालांतर में ये अनुभव हुआ कि इसकी पेचीदगियों को देखते हुए और व्यवसाय के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए एक सेपरेट एक्ट के रूप में 1 अक्टूबर 1932 को इसको इनेक्ट किया गया। ये प्रभावी हुआ और यह एक्ट मूल रूप से समूचे भारत में प्रभावी है अगर इसके स्कोप की बात करें। यद्यपि ये एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है कि जो इसमें लिखा है वही सब कुछ नहीं है, वही पर इतिश्री नहीं हो जाती है, किंतु ये प्रयास करता है कि जो इसके कॉन्सेप्ट्स है पार्टनरशिप से रिलेटेड उसको परिभाषित करना और समय समय पर उसको ये आवश्यकता होने पर अपडेट करना। इस तरह से इसके संक्षिप्त इतिहास, इस एक्ट के अधिनियम के संक्षिप्त इतिहास को हमने समझने का प्रयास किया। अब संक्षेप में जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और पार्टनरशिप है उन दोनों में क्या संबंध है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पार्टनरशिप, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक्ट कहता है कि पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। तो मूल रूप से हर पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, तो प्रारंभ उसका कॉन्ट्रैक्ट से ही होता है और यही कारण है कि कोई भी पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट होने के नाते उसे जो कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स है वो मीट करने आवश्यक है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना आवश्यक है, यदि वह वैलिड होगा तभी वो एक वैलिड पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक इसी तरह से दोनों के अपने अपने प्रावधान है। भारतीय अनुबंध अधिनियम या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अपने अधिनियम है और इनके अपने रेगुलेशंस है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। यद्यपि जहां भी पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है जिन बातों पे, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधान यथावत लागू होते हैं। इसलिए इन दोनों में बड़ा ही गहरा संबंध है। चूंकि मूल रूप से हर कॉन्ट्रैक्ट, हर पार्टनरशिप प्रारंभ में एक अनुबंध ही होता है और अंत तक भी वह अनुबंध ही रहता है, तो इसीलिए वह कॉन्ट्रैक्ट से गवर्न होता है। ठीक इसी तरह से पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि जो इसके मूल प्रावधान थे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही उद्भूत होते हैं। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं कि इसका जो चैप्टर 11 था वर्ष 1932 तक, इसका चैप्टर 11 इंडियन पार्टनरशिप रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करता था, जो बाद में जिसने एक्ट का रूप लिया और एक स्वतंत्र एक्ट बनाया गया। अब वहीं पर अगर माइनर से रिलेटेड प्रोविजंस की बात करें तो माइनॉरिटी से रिलेटेड प्रोविजंस को सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत डिटेल में ये बताया गया है कि एक अवयस्क के लिए पार्टनरशिप के क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, जिसमें कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उतने गहराई से चर्चा नहीं करता है। ये इन दोनों में विशेष संबंध है। अब इसकी प्रकृति को समझे, पार्टनरशिप का नेचर क्या है। तो पार्टनरशिप जो है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दो या दो लोगों से अधिक को मिलकर बनता है और वे समन्वित रूप से इसको आगे बढ़ाते हैं, किसी भी बिजनेस या व्यावसायिक गतिविधि के लिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको हम पार्टनरशिप की संज्ञा देते हैं।
तो जैसे कि हमने चर्चा की कि एक सोल ट्रेड बिजनेस से आगे बढ़ करके जब कोई अधिक रिस्क और अधिक रिटर्न के लिए अपने आप को सज्ज पाता है तो वह पार्टनरशिप में प्रवेश करता है। अब चूंकि संसाधन सीमित है, संसाधन सीमित होने के नाते कोई एक व्यक्ति सोल ट्रेडर के तौर पे अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में अक्षम पाता है। इसीलिए पार्टनरशिप जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके माध्यम से वह अपने संसाधनों को भी वृहत कर सकता है और साथ ही साथ अपने जोखिम को भी साझा कर सकता है और इस नाते अल्टीमेटली वो अपने रिवॉर्ड को भी शेयर करता है। अब दूसरी ओर अगर पार्टनरशिप की बात करें तो वहां पर रिसोर्सेस और एफर्ट ये सभी शेयर होते हैं और जब कभी भी लॉस होता है तो वह लॉस या हानि जो होती है वो भी सारे जो पार्टनर्स है, साझीदार है, उनमें बढ़ जाती है। अब पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 का सेक्शन 4 परिभाषा बताता है पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सेक्शन 4 कहता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये जो परिभाषा है अपने आप में स्वतः स्पष्ट है। सबसे पहले ये कहती है कि पार्टनरशिप क्या है, तो एक रिलेशन है लोगों के बीच में, दो या दो से अधिक हो सकते हैं, जिनके बीच में एक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट है किस बात का, कि वे अपने प्रॉफिट को आपस में मिल बांट कर लेंगे और ठीक इसी तरह से वो एक बिजनेस के लिए होना चाहिए, किसी बिजनेस के लिए होना चाहिए और जो इसका दायित्व है हो सकता है कि सारे साझीदार एक साथ दायित्व का निर्वहन करें अपने पार्टनरशिप के लिए, या हो सकता है उनमें से किसी एक को कार्यकारी बना दिया जाए, बाकी सब अलग अलग रोल में उपलब्ध रहे। तो इस तरह से ये जो परिभाषा है अपने आप में स्वतः स्पष्ट है। अब प्रश्न उठता है, नंबर ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप, कितने पार्टनर्स एक पार्टनरशिप में हो सकते हैं। तो इसके लिए जो पार्टनरशिप एक्ट है वो बहुत विस्तृत चर्चा तो नहीं करता, किंतु जो सेक्शन 11 था इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, जो पुराना कंपनीज अधिनियम था, उसके सेक्शन 11 में इसको लेकर कुछ बातें कही गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जो पर्सन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स या पर्सन्स की लिमिट को निर्धारित किया गया था, उसमें था यदि कोई बैंकिंग से रिलेटेड पार्टनरशिप है, बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड यदि कोई पार्टनरशिप या कोई साझेदारी है, तो उसमें अधिकतम पार्टनर्स की संख्या, अधिकतम साझेदारों की संख्या 10 हो सकती है। इसके उपरांत अन्य किसी भी तरह की पार्टनरशिप या साझेदारी में कुल 20 लोग साझेदार हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा पिछला कंपनीज एक्ट था उसके तहत ये दो मुख्य प्रावधान थे। यद्यपि कंपनीज एक्ट 2013 आ जाने के बाद ये निष्प्रभावी है और इसलिए जब हम देखते हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसका जो सेक्शन 464 है वो मुख्य रूप से इसमें संक्षिप्त रूप से इसको बात रखता है और बहुत क्लियरली नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट तय किए बिना ही आगे बढ़ता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अभी नंबर्स को लेकर के कोई विशेष प्रावधान ऐसा एक्ट में दिखलाई नहीं पड़ता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब एक्ट कहता है कि इफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन एनी एसोसिएशन एक्सीड अबव स्टेटेड लिमिट of limit association must be registered as company under Companies Act 2013, otherwise it will be considered illegal association। कि यदि पहले जो अधिनियम था 1956 का, कि इससे यदि संख्या बढ़ती है, यदि बैंकिंग व्यवसाय में कोई साझेदारी है और वहां पर साझेदारों की संख्या अगर 10 से बढ़कर उदाहरण के लिए यदि 15 हो जाए, तो ये आवश्यक हो जाता है कि वह एसोसिएशन जो है वो एक कंपनी के रूप में इस एक्ट के तहत रजिस्टर करे और अगर वह रजिस्टर नहीं करता है तो उसे एक इलीगल एसोसिएशन करार दिया जाएगा। ठीक इसी तरह से बैंकिंग के अलावा जो अन्य बिजनेसेस है उसमें 20 से अधिक जब साझेदार या पार्टनर्स हो जाते हैं तो भी उसे कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत रजिस्टर करना होता है, कंपनी के रूप में रजिस्टर करना होता है
और यदि वह ऐसा करने में असफल होती है, चूक जाती है, तो उसे एक इलीगल एसोसिएशन करार दिया जाएगा। इसी तरह से अब हम एसेंशियल रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। पार्टनरशिप के कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट हैं। तो जैसा कि हम परिभाषा और इसके आशय में भी समझ चुके हैं और साथ ही साथ इसके हिस्ट्री या इतिहास को जब हमने समझा तब भी हमने जाना कि पार्टनरशिप मूलतः एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अनुबंध है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में। तो यदि यह अनुबंध है वास्तविक रूप से, तो अनुबंध होने की सारी शर्तों को पूरा करना चाहिए और यदि वे शर्तें पूरी होती है तो ही वह पार्टनरशिप बनने योग्य है। तो ये इसका जो नेचर होता है मूल रूप से कॉन्ट्रैक्चुअल इन नेचर है। ठीक इसी तरह से जब हम बात करते हैं जिस प्रकार एक कॉन्ट्रैक्ट में दो या दो से अधिक लोगों की बात होती है, न्यूनतम 2 लोगों का होना आवश्यक है। ठीक इसी तरह से पार्टनरशिप भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें न्यूनतम 2 लोगों का होना आवश्यक है, 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं। तो इस तरह से उनके बीच में जो एसोसिएशन होता है और वो एसोसिएशन जो होता है वो किसी उद्देश्य से होता है। तो वो एसोसिएशन होना लोगों के बीच में वह पार्टनरशिप की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ठीक इसी तरह से ये एसोसिएशन यदि बनता है तो ये एसोसिएशन किस लिए है? अगर इसको हम समझने का प्रयास करें तो 2 बातें सामने आती है। पहली ये कि जो फर्म है, जो एसोसिएशन है लोगों का, वो किसी न किसी बिजनेस को या व्यवसाय को चलाने के लिए हो और इसमें मूल रूप से हमारा व्यापार, पेशा या किसी भी तरह का कोई ऑक्यूपेशन हो सकता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वह व्यवसाय के लिए होता है एसोसिएशन। और दूसरी जो बात आती है कि इसका जो मोटिव है, जो बिजनेस चलाया जा रहा है, उसका मुख्य उद्देश्य लाभार्जन होना चाहिए। कोई भी सेवा आधारित या गैर लाभार्जन के लिए यदि कोई कार्य हो रहा है तो उसे वर्तमान प्रावधानों के अनुसार इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 8 कंपनी के तहत रजिस्टर किया जा सकता है। किंतु यदि वह पार्टनरशिप है तो उसको मूल रूप से लाभार्जन के लिए चलना चाहिए। ये 2 मुख्य बातें हैं। ठीक इसी तरह से चूंकि ये लाभार्जन के लिए कार्य कर रही है तो जो उससे लाभ अर्जित होगा, उस एसोसिएशन से जो लाभार्जन होगा, उस लाभार्जन का वितरण सभी साझेदारों के बीच में होना चाहिए। अब इस वितरण का आधार क्या होगा? तो ये साझेदारों की आपसी जो सहमति है, आपसी जो समझौता है, उसके आधार पर होता है। और कई बार ये जो कैपिटल लगाते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं व्यवसाय में, उस पूंजी के अनुपात में होता है। तो उदाहरण के लिए यदि किसी व्यवसाय में 100 रुपए लगे और उसमें 4 पार्टनर है और सबने उसमें बराबर हिस्सेदारी दी है, तो इनका जो लाभ होगा वह भी 25% प्रति साझेदार के रूप में बांटा जाएगा, या जो भी लाभ होगा उसको 1/4 में डिवाइड किया जाएगा। जो भी आप कह सकते हैं, एक ही बात है। तो इस तरह से प्रॉफिट शेयरिंग होगी। हो सकता है कि ये 100 रुपए कुछ ऐसा हो कि पहले पार्टनर ने 50 रुपए दिए, दूसरे पार्टनर ने 20 रुपए दिए, तीसरे पार्टनर ने 15 और चौथे ने 15। तो इसी अनुपात में उनका लाभ भी विभाजित हो सकता है। आवश्यक नहीं है कि ऐसा ही हो सकता है कि जिसने 50 लगाए हो वो किसी भी व्यवसायिक गतिविधि में भाग नहीं लेता और केवल लाभ का एक हिस्सा उसके खाते में जाता है। बाकी सभी पूर्णकालिक रूप से कार्य करते हैं तो उनको अधिक लाभ भी जा सकता है। ये आपसी समझौता होता है साझेदारों के बीच में। और कभी-कभी देखा जाता है कि उनकी पार्टनरशिप डीड में यदि इसके विभाजन के विषय में विशेष रूप से लिखा हो तो वह रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड होती है, वो इसको चलायमान करती है कि किस तरह से इनके बीच में प्रॉफिट बटेगा, पूंजी किस तरह से लगाई जाएगी और यदि व्यवसाय में किसी पूंजी की आवश्यकता भविष्य में पड़ती है तो वो कैसे जुटाई जाएगी, ये सब बातें। ठीक इसी तरह से एक म्यूचुअल एजेंसी होती है। म्यूचुअल एजेंसी से यह तात्पर्य है कि जो पार्टनरशिप की परिभाषा है वो भी इस पर इशारा करती है कि जो पार्टनर है वो मूल रूप से पार्टनरशिप में एक एजेंट के तरीके से भूमिका निभाता है। तो हर पार्टनर दोनों भूमिकाओं में साथ साथ होता है।
वह प्रिंसिपल भी है और वह एजेंट भी है। तो जब वह फर्म को रिप्रेजेंट करता है तो प्रिंसिपल है, लेकिन जब वह बाहरी दुनिया के साथ किसी ट्रांजैक्शन को करता है अपनी पार्टनरशिप के बिहाफ में, अपनी साझेदारी के बिहाफ में, तो उसे कहा जाता है कि वह उसका एजेंट है या प्रतिनिधि है। तो एजेंट होने के नाते वे सारी बातें जो एक एजेंट के लिए आवश्यक है, जो उसकी ड्यूटीज है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो उसके राइट्स है, वे सारे के सारे लगभग पार्टनर के पास होते हैं। अब इस उदाहरण से समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है और क्या पार्टनरशिप नहीं होती है। उदाहरण के लिए ए और बी दोनों ने मिलकर 100 कपास के गट्ठर खरीदे और उन्होंने इसको बेचने के लिए समझौता किया, सहमति बनाई और दोनों ने कहा कि हम इसको साथ साथ बेचेंगे और उन्होंने इसी तरह से उस कॉटन को साथ साथ बेचा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये पार्टनरशिप है? तो यहाँ पर हम देखें कि इन्होंने केवल इस उद्देश्य से, लाभार्जन की बात नहीं हुई, कोई संगठन वे नहीं बनाने जा रहे हैं, बस केवल उस कपास के गट्ठर को बेचने के लिए उन्होंने कुछ समय के लिए वे साथ आए और उसके बाद फिर से वे अलग अलग हो गए। तो इसमें कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बना ही नहीं, और चूंकि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप नहीं बना तो पार्टनरशिप भी क्रिएट होने का कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं दिखता है। तो इस तरह से हम पाते हैं कि पार्टनरशिप क्या नहीं है। अब आगे चलते हैं कि दूसरे उदाहरण में देखते हैं जहां पर ए ने बी को सहमति दी, जो कि एक सुनार है, जो सोने का कार्य करता है, स्वर्णकार है। तो उनके बीच में सहमति हुई कि हम कुछ सोना खरीदते हैं और उसके काम को आगे बढ़ाते हैं और उसको हम कुछ बेहतर करते हैं और फिर उसके बाद जो इस गतिविधि से सोना प्राप्त करने, खरीदने और उसको बेहतर बनाकर फिर से बेचने के बाद जो हमें लाभ होगा उसे हम आपस में बांटेंगे। लाभ या हानि जो भी हो सकता है उसे हम आपस में बांटेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये एक सतत प्रक्रिया है और इस केस में ए और बी को पार्टनर कहा जाएगा, जबकि उपरोक्त केस में इनको पार्टनर नहीं कहा जाएगा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग की ये बात नहीं करता है। दूसरा, इनका कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप भी संशय में है। ऐसी स्थितियों में हम इसको पार्टनरशिप की संज्ञा नहीं दे सकते। अब पार्टनरशिप या साझेदारी के प्रकारों पर प्रकाश डालेंगे। दो मुख्य रूप से जो साझेदारी होती है उसको दो भागों में विभक्त करके देखा जा सकता है। पहला है पार्टनरशिप विथ रिगार्ड टू ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अर्थात उसकी जो अवधि होगी, समयावधि होगी, वह क्या होगी। तो समयावधि के आधार पर जब हम साझेदारी को विभक्त करते हैं तो पहला होता है पार्टनरशिप एट विल और दूसरा प्रकार आता है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड ड्यूरेशन, अर्थात एक निश्चित अंतराल के लिए पार्टनरशिप की स्थापना। उदाहरण के लिए 4 पार्टनर आपस में मिले और उन्होंने लगभग 4 वर्षों के लिए कहा कि हम इस बिजनेस को करेंगे और इससे जो लाभार्जन या हानि हमें होगी वो आपस में हम बांटेंगे। तो इस तरह से वे जब साथ आते हैं और उन्होंने कहा कि हम 4 वर्षों के लिए करेंगे, तो 4 वर्षों तक उनका अनुबंध और अनुबंधित संबंध जो है वह प्रभावी रहेगा। उसके बाद उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व हो जाना होगा यदि वे और उसको एक्सटेंड नहीं करते हैं या कोई दूसरा प्रावधान नहीं होता है। तो जबकि पार्टनरशिप एट विल की अगर बात करें तो जितने भी पार्टनर्स हैं वे सभी या उनमें से कोई एक अपनी इच्छा के अनुरूप पार्टनरशिप को खत्म करने की, भंग करने की मांग कर सकता है। तो उस ऐसी स्थिति में उसको पार्टनरशिप एट विल कहा जाता है कि ये पार्टनर्स की इच्छा पर निर्भर करता है कि वे कब तक इसको जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है उसको साथ चलाना चाहे। ठीक इसी तरह से इसका जो दूसरा मुख्य साझेदारी का जो दूसरा आधार है विभक्तिकरण का, तो उसमें हम बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ बिजनेस कैरीड बाय द पार्टनरशिप, की क्या एक्टिविटीज पार्टनरशिप करेगी उस आधार पर। तो इसमें एक होता है जनरल पार्टनरशिप और दूसरा होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो सामान्य पार्टनरशिप किसी भी सामान्य व्यवसाय को चलाने के लिए हो सकती है और जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है किसी उद्देश्य विशेष और किसी लक्ष्य विशेष के लिए जब कोई पार्टनरशिप या साझेदारी कार्य करती है तो उसको हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। अब पार्टनरशिप एट विल को अगर हम देखें तो पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 7 में ये आता है और
इसमें जो दो मुख्य बिंदु है, इसमें पहला बिंदु कहता है कि देयर इज नो एग्रीमेंट अबाउट फिक्स्ड पीरियड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, ये पहली शर्त है। दूसरा, नो प्रोविजन विथ रिगार्ड टू डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो ये दोनों जब नहीं होंगे, उसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये पार्टनरशिप एट विल है, और इसके तहत पार्टनरशिप का कोई एक्सपायरेशन नहीं होता है, और इसीलिए इसको पार्टनरशिप एट विल कहा जाता है। हो सकता है कि चंद दिनों में पार्टनरशिप समाप्त हो जाए, हो सकता है कि ये जीवन पर्यंत पार्टनर्स जब तक है तब तक चलती रहे। तो ये डिपेंड करता है। पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म, इसकी हम संक्षिप्त चर्चा कर चुके हैं। तो इसकी अगर एक्सपायरेशन की बात करें तो जो भी समयावधि निर्धारित हुई है वही उसकी एक्सपायरेशन, उतना ही उसका एक्सपायरेशन पीरियड कहलाएगा। कि यदि 4 साल के लिए बना है तो 4 वर्ष तक, 10 वर्ष के लिए बना है तो 10 वर्ष तक, जिस भी तारीख को वो समय पूरा हो जाता है, कालावधि पूरी हो जाती है, उसे वही समाप्त होना होता है। अब पर्टिकुलर पार्टनरशिप को समझते हैं। तो इसके लिए कहा जाता है कि इफ द पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड ओनली टू कैरी आउट वन बिजनेस वेंचर और टू कंप्लीट वन अंडरटेकिंग, इट्स नोन एज अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। किसी एक तरह के व्यवसाय के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहा जाता है, और जब वो पर्टिकुलर वेंचर कंप्लीट हो जाता है तो पार्टनरशिप स्वतः डिसॉल्व मानी जाती है, और पार्टनर्स अगर उसको कंटिन्यू करना चाहे तो वे कर भी सकते हैं। जनरल पार्टनरशिप की बात करें तो किसी भी तरह के बिजनेस को जिसका स्कोप बहुत वाइड हो, ऐसे बिजनेस को जब कोई फर्म करती है तो उसको जनरल पार्टनरशिप की श्रेणी में रखा जाता है, और इस पार्टनरशिप में सारे जो साझीदार होते हैं वे उत्तरदायी होते हैं अपने पार्टनरशिप के किसी भी एक्शन का। जैसा कि हम समझ चुके हैं कि ये एक एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है। तो एजेंट पार्टनरशिप, पार्टनर्स जो होते हैं, साझीदार इसके एजेंट होते हैं। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है पार्टनरशिप में। तो इसके बारे में कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट इन विच रेस्पेक्टिव राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्टनरशिप आर सेट फोर्थ। इसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की बात होती है, और इसको रजिस्टर्ड होने के लिए इसकी प्रॉपर स्टैंपिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंप एक्ट। और ठीक इसी तरह से हर पार्टनर के पास पार्टनरशिप डीड की एक कॉपी होनी चाहिए जो कि वेल स्टैम्प्ड हो, और इसी के साथ जो पार्टनरशिप डीड है अपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ इसको रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स को डिपॉजिट करना होता है, जिससे कि ये एनफोर्स हो सके। तो जिससे कि ये बिंदु हम यहाँ पर जोड़ते हैं, जिससे कि इसे एनफोर्स किया जा सके। अब क्या क्या बिंदु पार्टनरशिप डीड में कवर होते हैं? तो सबसे पहला इसमें हम कहते हैं, ये ठीक वैसा ही डॉक्यूमेंट हम कह सकते हैं जैसे कंपनीज के केस में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या एमओए होता है। ठीक उसी तरह से पार्टनरशिप के केस में एक पार्टनरशिप डीड हो सकती है समझने के उद्देश्य से। तो पहला हम कहते हैं कि इसमें नेम ऑफ द फर्म एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, जो साझीदार है उनका नाम, उन सबके नाम और उनके पते, और साथ ही साथ फर्म का नाम सबसे पहले। फिर इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की प्रकृति क्या है, कहाँ पर है स्थान उसका, साथ ही साथ पार्टनरशिप की ड्यूरेशन क्या होगी, कालावधि क्या होगी। ठीक इसी तरह से कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे हर पार्टनर, और यदि भविष्य में किसी भी तरह के वित्त की आवश्यकता हुई तो उसकी व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी। ठीक इसी तरह से लाभ और हानि का विभाजन साझीदारों में किस प्रकार होगा, उस पर चर्चा करती है पार्टनरशिप डीड। ठीक इसी तरह से पार्टनरशिप डीड बात करती है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर्स अपनी अपनी पूंजी लेकर के आते हैं या कोई लोन अगर फर्म को देते हैं तो उस पर उनको इंटरेस्ट किस प्रकार मिलेगा, और इंटरेस्ट अगर पार्टनर कोई विड्रॉ करते हैं अपने बिजनेस से, या हम कहें कि आहरण करते हैं किसी भी तरह का अपने स्वयं के उपयोग के लिए या किसी अन्य उपयोग के लिए, तो उस पर क्या इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और इसके अभाव में अक्सर ये कहा जाता है, एक्ट में दिया हुआ है कि यदि ये क्लॉज मेंशन नहीं है कि किस इंटरेस्ट रेट पे पार्टनर्स अपना इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज करेंगे, तो जब इसकी बात पार्टनरशिप डीड में या पार्टनर्स के बीच में आपसी कोई सहमति नहीं बनी है
तो जो स्टैंडर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बताया गया है वह 6% की दर से इंटरेस्ट पे करेगा और 6% की दर से ही जो आहरण किया गया है उस पर भी वो इंटरेस्ट देगा। तो ये एक स्टैंडर्ड रेट है, लेकिन पार्टनर्स चाहे तो पार्टनरशिप डीड में इसको कम या अधिक कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से सैलरीज, कमीशन या अन्य किसी भी तरह के जो पेएबल्स है उसके बारे में भी इसमें जिक्र किया जा सकता है। यद्यपि ये एक्ट है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार किसी भी तरह के रेम्यूनरेशन का अधिकार पार्टनर्स को नहीं है। लाभ वे ले सकते हैं, लाभ का हिस्सा वे ले सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह के रेम्यूनरेशन का अधिकार उनको पार्टनरशिप से नहीं है। ठीक इसी तरह से मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स क्या होगा, ऑडिट आदि की व्यवस्था किस प्रकार होगी। ठीक इसी तरह से जो जिम्मेदारियां है, ड्यूटीज है, पावर्स है, राइट्स है, ऑब्लिगेशंस है, उनका विभाजन किस प्रकार होगा पार्टनर्स के बीच में, ताकि किसी भी तरह का कोई मतभेद उनके बीच में न रह जाए। ठीक इसी तरह से डिवीजन ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक इसी तरह से रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ रिटायरमेंट, अगर पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो उसके क्या रूल होंगे, किस उम्र में रिटायरमेंट होगा। अगर पार्टनर का निधन हो जाता है तो किस तरह से उसकी प्रोसीड्स पे काम किया जाएगा। उदाहरण के लिए कि उसके उत्तराधिकारी को पार्टनरशिप में सम्मिलित किया जाएगा या कुछ लाभ का अंश उसके परिवार को देकर उस कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप को समाप्त किया जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर कोई नया पार्टनर बीच में प्रवेश करना चाहे, साझेदार अगर हमारे फर्म में प्रवेश करना चाहे तो उसके क्या नियम उपनियम होंगे, इसको भी पार्टनरशिप डीड में सहमति से लिखा जाता है। ठीक इसी तरह से किसी भी तरह के अपने कर्तव्य के भंग किए जाने पर या फिर हम कहें कि धोखाधड़ी आदि किए जाने पर किसी भी पार्टनर का एक्सपल्शन या बहिष्करण किस प्रकार होगा, उसकी भी संक्षिप्त चर्चा पार्टनरशिप डीड में की जाती है। तो इस तरह से तमाम बिंदु है जो पार्टनरशिप डीड में आते हैं। तो इस तरह से हम पाते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट एक ऐसा अधिनियम है जिसका ज्ञान हमें यदि कोई पार्टनरशिप में प्रवेश करना चाहे, फर्म अपनी एस्टेब्लिश करना चाहे तो उसके लिए इसका ज्ञान बड़ा ही लाभप्रद हो सकता है। और जहां कहीं भी कोई कानूनी पेचीदगी उनके समक्ष आती है तो उसके समाधान में भी यह सहयोगी हो सकता है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।